नमस्कार विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सोनी आपका स्वागत करता हूं मयूर नोबेल्स एकेडमी की ओर से संचालित ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। विद्यार्थियों, पिछले वीडियोस में हमने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में मानव रक्त के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। मानव रक्त, मनुष्य का जो रक्त है यह एक तरल संयोजी ऊतक कहलाता है, जो हमारे शरीर में तथा अन्य जीवों में यह ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ तथा कोशिका में जो उपापचयी क्रियाएं होती जिसे हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, इस क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों तथा शरीर में बनने वाले हार्मोन्स एवं कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसों का यह परिवहन करता है। हमारे शरीर में रक्त का निर्माण विशेष प्रकार की कोशिकाओं से हम कह सकते हैं होता है, और यह कोशिका पाई जाती है हमारे हड्डियों के मध्य भाग में, जिसे हम कहते हैं रेड बोन मैरो। तो जो रक्त क्या है, तो रक्त हमारे शरीर में पाया जाने वाला तरल संयोजी ऊतक रक्त है। तरल संयोजी ऊतक यह क्या काम करता है, तो हमारे शरीर में रक्त विभिन्न कोशिकाओं तक पोषक पदार्थों, गैसों और उत्सर्जी पदार्थों के वहन का कार्य करता है। तो इसका प्रमुख कार्य है वहन करना। यह वहन करता है, किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का, पोषक पदार्थों का, इसी तरह से मेटाबॉलिक वेस्ट का, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन इत्यादि का यह वहन करता है। हमारा जो रक्त है इसका निर्माण हड्डियों का जो केंद्रीय भाग होता है, जिसे हम कहते हैं रेड बोन मैरो या बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो से रक्त का निर्माण होता है। हमारा जो रक्त है यह क्षारीय तरल द्रव्य होता है। इसका पीएच मान लगभग 7.4 होता है। क्षारीय द्रव्य है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त, एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा औसतन 5 लीटर तक होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त कितना पाया जाएगा? 5 लीटर तक। रक्त की संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो रक्त को हम मुख्य 2 भागों में बांटते हैं। उससे पहले बात करें कि हमारे शरीर में रक्त का निर्माण रेड बोन मैरो से या लाल अस्थि मज्जा से होता है, लेकिन गर्भस्थ जो शिशु है या नवजात जो शिशु है, इनमें रक्त का निर्माण प्लीहा से होता है। इनमें रक्त का निर्माण होता है प्लीहा में, लेकिन हमारे शरीर में वयस्क में प्लीहा आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स की अपघटन का कार्य करती है। तो रक्त का हम अध्ययन करते हैं तो रक्त को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित करते हैं। तरल भाग जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, दूसरा है कणिकामय भाग। तरल भाग यह रक्त का अधिकांश भाग होता है। लगभग 55% भाग रक्त का यह प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा में 92% जल पाया जाता है तथा अन्य 8% इसमें कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और लवण पाए जाते हैं। 8% भाग इसमें कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ एवं लवण उपस्थित होते हैं। कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो इसके अंदर जैसे हार्मोन्स ये होंगे। कार्बनिक पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड है,
सल्फेट लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड है वगैरह, ये इसके अंदर घुली हुई होती है। तरल भाग। दूसरा भाग कहलाता है कणिकामय भाग। हमारे रक्त में विशेष प्रकार की 3 कणिकाएँ पाई जाती हैं। सबसे पहली कणिका का नाम है लाल रक्त कणिका। कणिकाएँ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें केंद्र का अभाव होता है। ये केंद्र रहित कोशिका होती है, जिसे कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल के बारे में अध्ययन करें। RBCs यह रक्त कणिकाओं का सर्वाधिक भाग बनाती है। हमारे रक्त में सबसे अधिक मात्रा में यह कोशिकाएं या हम कह सकते कणिकाएं पाई जाती हैं। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली कणिका RBCs, जो लगभग रक्त का 99% भाग बनाती है। कणिकाओं का 99% जो भाग है वह RBCs बनाती है। इसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट भी इन्हें कहा जाता है। RBCs का निर्माण रेड बोन मैरो के द्वारा होता है और हमारे शरीर में इनका जीवन काल 120 दिवस का होता है। इनका निर्माण होता है रेड बोन मैरो से और इनका जो जीवन काल है वो करीब 120 दिवस का होता है। 120 दिवस के बाद में इन RBCs का हमारे यकृत में अपघटन हो जाता है और जिससे बिलीरुबिन और बिलीवर्लिन नामक लवणों का निर्माण होता है, जिनका रंग हरा और पीला होता है, जो पित्त लवण का निर्माण करते हैं और जिसे आगे ग्रहणी में स्रावित कर दिया जाता है, जो हमारे आगे शरीर में वसा के पाचन का कार्य करते हैं। रेड बोन इसमें RBC में श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है। इसी श्वसन वर्णक के कारण हमारे रक्त का रंग वह लाल होता है। यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और ऑक्सीजन के साथ ये संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी पूरे शरीर में प्रसारित होती है और शरीर की समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इस कमी से रोग होता है जिसे हम कहते हैं रक्त अल्पता अथवा एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन के संश्लेषण के लिए हमारे पोषक पदार्थों में लौह तत्व का होना अति आवश्यक है। RBC के बाद अगले नंबर पर हम बात करते हैं, वह है वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं। इनमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, इसलिए हम इन्हें कोशिकाएं कहते हैं। इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, अर्थात 1 ml³ में 5 से 7 हज़ार के करीब इनकी संख्या होती है। इनका जीवन काल 4 सप्ताह का होता है। ये WBC हमारे शरीर में विशेषकर प्रतिरक्षा का कार्य करती है। कार्य के आधार पर हम WBC को 2 अलग अलग भागों में विभाजित कर इसका अध्ययन करते हैं। WBC वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल, इनमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक युक्त यह कोशिका है। इस वाइट ब्लड सेल्स का निर्माण भी रेड बोन मैरो के द्वारा होता है। मैरो से ही WBC का निर्माण होता है। इनकी जो संख्या होती है करीब 5000 से 7000 ml³ होती है। प्रति ml³ इनकी संख्या होती है, अर्थात 1 ml³ में 5 से 7000 के करीब यह होती है। इनका जीवन काल लगभग 4 सप्ताह का माना जाता है।
ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का कार्य करती है। इनका कार्य सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले बाहरी रोगाणुओं को यह पहचानती है और पहचानने के पश्चात उन्हें भक्षण करती है या उन्हें नष्ट करने का यह कार्य करती है। इसलिए हमारे शरीर को निरोगी रखने में इन वाइट ब्लड सेल्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वाइट ब्लड सेल्स की यदि हम संरचना को देखें, इनके वर्गीकरण को देखें, तो इसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं, WBC। पहला जो भाग है वो होता है कणिकाणु, दूसरा भाग है उसे हम कहते हैं अकणिकाणु। कणिकाणु का अर्थ होता है कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इन्हें हम आगे 3 भागों में बांटते हैं, न्यूट्रोफिल, दूसरा है बेसोफिल और तीसरा है इओसिनोफिल। अकणिकाणु को हम 2 भागों में बांटते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती है इन्हें हम आगे और 3 भागों में बांटते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल, प्राकृतिक मारक कोशिका। प्राकृतिक मारक कोशिका। मोनोसाइट आगे फेगोसाइट में परिवर्तित होती है, महाभक्षक कोशिका जिसे कहते हैं। तो हमारे शरीर में न्यूट्रोफिल, बी लिम्फोसाइट और महाभक्षक कोशिका यह हमारे शरीर में विशेष प्रतिरक्षा का कार्य करती है। रोगाणु को पहचानने के पश्चात उन्हें नष्ट करने का यह कार्य करती है। जैसे आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, वैसे इनका उपनाम है ल्यूकोसाइट। इन्हें ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह है WBC। इसके बाद आता है तीसरा, वो है बिंबाणु जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। यह भी केंद्रक विहीन कणिका होती है, इनमें केंद्रक का अभाव होता है। इनका निर्माण यकृत के द्वारा होता है, रेड बोन नैरो से भी इसका निर्माण होता है तथा यह हमारे शरीर में विशेषकर रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। इनका जीवन काल वह करीब 10 दिवस का होता है। 10 दिवस तक ये हमारे शरीर में कार्यशील रहती है। इनमें विशेष प्रकार इसमें हम देखें तो इनमें पाया जाता है थ्रोम्बोसाइट नामक प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन के कारण यह तुरंत ऑक्सीजन के प्रभाव में आकर जम जाती है, अर्थात चोट लगने के पश्चात हमारे शरीर से बाहर रक्त के प्रवाह को रोकने का कार्य वह बिंबाणु के द्वारा किया जाता है। इनमें फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बोसाइट नामक प्रोटीन के कारण यह तुरंत ही जमकर एक थक्के में परिवर्तित हो जाती है। तो हमारे शरीर में हमने रक्त की अलग अलग संरचना को देखा। अब हम देखें कि हमारे शरीर में रक्त का कार्य क्या है, हमारे शरीर में रक्त का कार्य किस प्रकार से होता है, क्या क्या कार्य हमारे शरीर में रक्त करता है। रक्त के कार्य। रक्त का पहला कार्य है ऑक्सीजन का वहन करना। श्वसन क्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है, रक्त में जो समाहित होती है, उस समाहित ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न ऊतकों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य रक्त के द्वारा किया जाता है। तो रक्त का पहला कार्य होगा ऑक्सीजन को समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाना। इसी प्रकार से
कोशिकाओं में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात श्वसन क्रिया के जरिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उसी ऑक्साइड गैस का वहन भी रक्त के द्वारा किया जाता है। तो यह CO2 का वहन भी करती है, CO2 का वहन। तीसरा है पोषक पदार्थों का वहन। हमने समझा था वीडियोस में कि पाचन क्रिया के अंतर्गत शरीर में जब भोजन का पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन से ग्लूकोज, प्रोटीन के पाचन से अमीनो अम्ल तथा वसा के पाचन से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। इन पोषक पदार्थों का वहन भी हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं तक रक्त के द्वारा किया जाता है। तो पोषक पदार्थों का यह वहन भी करता है। नंबर 4, हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, इनका भी वहन हमारे शरीर में रक्त के द्वारा किया जाता है। अपशिष्ट या हम कह सकते हैं उत्सर्जी पदार्थों का वहन भी रक्त के द्वारा किया जाता है। 5वां रक्त का कार्य है कि रक्त हमारे शरीर के तापमान को हमेशा संतुलित बनाए रखता है। हमारा शरीर समतापीय सजीव या शरीर कहलाता है। मनुष्य एक समतापीय सजीव है। हर मौसम के अनुसार हमारा शरीर का ताप बदलता नहीं है, समान रहता है। तो शरीर के तापमान को समान बनाए रखने का कार्य रक्त के द्वारा किया जाता है। तो शरीर के तापमान का नियंत्रण, शरीर के तापमान का नियंत्रण। छठा है हमारे शरीर के pH का नियंत्रण भी रक्त के द्वारा होता है। हमारा जो शरीर है वह 7 से 7.4 pH के मध्य कार्य करता है। एक दुर्बल क्षारीय हमारे शरीर के अंदर माध्यम होता है। तो शरीर के pH को संतुलित बनाए रखने का भी कार्य रक्त के द्वारा होता है। pH का संतुलन बनाए रखना। 7वां इसका कार्य है कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का भी कार्य करता है, अर्थात शरीर में प्रवेश करने वाले बाहरी रोगाणुओं को पहचान कर उन्हें नष्ट करने का कार्य भी रक्त के द्वारा किया जाता है। प्रतिरक्षी का कार्य या प्रतिरक्षण का कार्य। तो ये 7 कार्य हैं। हम इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। रक्त का पहला कार्य है कि ऑक्सीजन को शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाना, इसका परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसीज में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, श्वसन क्रिया के द्वारा बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का वहन रक्तीय तरल भाग प्लाज्मा के द्वारा होता है। पोषक पदार्थों का वहन, पोषक पदार्थ पाचन क्रिया के अंतर्गत बनने वाले जो पोषक पदार्थ हैं, इन पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य भी रक्त के द्वारा, इसमें विशेष भाग प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। अपशिष्ट उत्सर्जी पदार्थों का वहन, कोशिकाओं में जो जैविक क्रिया होती है उनके द्वारा बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी रक्त के माध्यम से किया जाता है। और शरीर के तापमान का नियंत्रण करना, शरीर के तापमान को हमेशा बराबर बनाए रखने का कार्य भी रक्त का ही होता है। और शरीर के pH को संतुलित बनाए रखना, शरीर का pH सामान्य रहे, 7 से 7.8 के 7 से लेकर 7.4 के मध्य रहे, यह कार्य भी रक्त का ही होता है। और प्रतिरक्षण का कार्य करना, रोगाणुओं से हमारे शरीर की सुरक्षा करना, रोगाणु को पहचान कर उन्हें नष्ट करना, यह भी हमारे शरीर में रक्त का ही प्रमुख कार्य हो। मानव रक्त की संरचना का अध्ययन करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा जो रक्त है, इस रक्त समूह का वर्गीकरण, संसार में जितने भी व्यक्ति इंसान हैं सभी का जो रक्त समूह है, इसको सबसे पहले 1901 में वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने अलग अलग 4 समूह में वर्गीकृत किया था। रक्त समूह का वर्गीकरण ABO प्रकार का कहलाता है। हमारे शरीर में आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले
प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर मानव रक्त समूह को हम अलग अलग 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो ये कार्य सबसे पहले किसने किया था? सन 1901 में वैज्ञानिक का नाम आता है कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने रक्त समूह का वर्गीकरण किया। मानव रक्त समूह का वर्गीकरण क्या कहलाता है? ए, बी, ओ प्रकार का रक्त समूह कहलाता है। तो रक्त समूह का निर्धारण कैसे होता है? RBC की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह का वर्गीकरण किया जाता है। ये प्रतिजन जो है प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि से बने होते हैं। इनका निर्धारण विशेष प्रकार के एलील्स के द्वारा, जीन के द्वारा किया जाता है, अर्थात यह वंशानुगत होते हैं, पैतृक होते हैं। रक्त समूह, हमारा रक्त समूह हमारे माता पिता के समान होता है। तो सबसे पहला रक्त समूह ए, रक्त समूह ए रक्त समूह जो होगा उसकी RBC की सतह पर जो प्रतिजन पाया जाएगा तो प्रतिजन होगा ए। इसी तरह से रक्त समूह बी कौन सा होगा? जिसमें RBCs की सतह पर प्रतिजन बी पाया जाता है, वह रक्त समूह बी कहलाएगा। इसी प्रकार से रक्त समूह ए बी, यदि RBC की सतह पर प्रतिजन ए और बी दोनों उपस्थित है तो हम उसे रक्त समूह ए बी कहेंगे। इसी प्रकार से यदि RBC की सतह पर कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता तो हम उसे कहते हैं रक्त समूह ओ। तो यहाँ पर कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता। इसी प्रकार से RBC की सतह पर प्रतिजन है तो हमारे रक्त में जो प्लाज्मा पाई जाती है उस प्लाज्मा में पाई जाती है IgM, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन प्रकार की IgM म्यू, इम्यूनोग्लोबिन म्यू प्रकार की एक विशेष प्रतिरक्षी पाई जाती है। तो रक्त समूह जो ए होगा उसमें प्लाज्मा में रक्त प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी कौन सी होती है? तो रक्त समूह ए में जिस व्यक्ति का रक्त समूह ए होगा उसके रक्त प्लाज्मा में एंटी बी प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति का रक्त समूह बी होता है उसमें एंटी ए प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है। रक्त समूह जिसका ए बी होगा उसमें उसके रक्त प्लाज्मा में कोई प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती। इसलिए ए बी जो रक्त समूह है यह किसी भी प्रकार के रक्त समूह को ग्रहण कर सकता है। जिस व्यक्ति का रक्त समूह ए बी है हम उसे सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। वह सभी रक्त समूह के रक्त को ले सकता है, उसका आधान हो सकता है। तो ये कहलाता है सार्वत्रिक ग्राही, सभी का रक्त लेने वाला। त्रिग्राही रक्त समूह जिसका O होता है उसकी RBC की सतह पर कोई प्रतिजन तो नहीं पाई जाती, लेकिन रक्त प्लाज्मा में प्रतिरक्षी एंटी ए एवं बी दोनों ही उपस्थित होती है। इसलिए इसे हम कहते हैं सार्वत्रिक दाता। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह O कहलाता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने कुछ समय के पश्चात मकाकारीसस नामक बंदर में एक और प्रतिजन की खोज की जो 417 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो इसकी खोज मकाकारीसस बंदर में की गई थी, इसलिए इसे कहते हैं RH प्रतिजन। RH मकाकारीसस प्रतिजन। ये जो RH प्रतिजन जो होता है RH, विश्व में ये प्रतिजन 2 प्रकार का होता है। जिस RBC की सतह पर RH कारक यदि पाया जाता है तो उस रक्त समूह को RH पॉजिटिव कहते हैं,
और जिस व्यक्ति के रक्त में आरबीसी की सतह पर यह कारक नहीं पाया जाता तो उस रक्त समूह को RH नेगेटिव कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक आबादी RH पॉजिटिव वाले व्यक्तियों की होती है। तो ये रक्त समूह का वर्गीकरण, रक्त समूह A, B, AB और O। AB को हम सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं, ये किसी भी वर्ग के रुधिर को ग्रहण कर सकता है। और O रक्त समूह को हम सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कहते हैं। तो जब रक्त का आदान किया जाता है तो उस समय रक्त समूह की मिलान होती है और उसी के आधार पर रक्त का आदान होता है। तब तक के लिए, इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है जो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अश्विन जी, ओके।